बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। हुकूमत ने तब्दीली की है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में, ये कल की खबर है, लेकिन हुकूमत को ये तब्दीली करने की क्यों ज़रूरत पेश आई, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब हुकूमत बहुत सी इंफॉर्मेशन दे रही है, अवेयरनेस दे रही है कोविड-19 के हवाले से, पूरी कैंपेन्स चल रही हैं, हुकूमत रिलीफ पैकेजेस अनाउंस कर रही है। एक तस्वुर, ये ख्याल जो दिया जा रहा है वो ये कि हुकूमत अपनी मार्केटिंग को इम्प्रूव करना चाहती है, यानी कि हुकूमत जो अपनी आवाम को दे रही है उसके हवाले से बेहतर तौर पर बताना चाहती है। शायद जो एफर्ट पहले की जा रही थी फिरदौस आशिक अवान साहिबा की मौजूदगी में वो इतनी इफेक्टिव नहीं थी। गो के डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा अपने सियासी मुखालफिन के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रही थी, अपने ट्विटर हैंडल के जरिए भी, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए भी, लेकिन हुकूमत को ये तब्दीली करने की क्यों ज़रूरत पेश आई। आज भी बहस इसी बात पर जारी है वफाक और सिंध के अंदर कि जी आप फिगर्स जो दे रहे हैं, आपने परसेंटेज कैसे बता दी है, टेस्ट्स के बारे में बात हो रही है। आज भी आप देखिए कोई यकसुई जिसकी तलाश हम सबको है वो शायद नज़र नहीं आती। आज भी पॉइंट स्कोरिंग होती है, फिंगर पॉइंटिंग होती है। ये क्या हो रहा है? ये दो अहम इश्यूज़ हैं जिनके हवाले से आज के प्रोग्राम बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिर में आपको हम ये भी बताएंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से के अंदर कि भारत के अंदर इस वक्त मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। यानी एक ऐसा कानून जो कि कुछ अर्से पहले आया था जिसमें बिल्कुल ही मार्जिनलाइज कर दिया गया था मुसलमानों को, लेकिन अब इस कोविड-19 के बाद भी मुसलमानों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है इस वबा के फैलने के लिए भी। तो ये कितनी अफसोसनाक बात है, बड़ी अलार्मिंग फिगर्स हैं और इन्फॉर्मेशन है जो हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको देंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शंदाना गुलजार साहिबा, MNA हैं। बहुत शुक्रिया शंदाना साहिबा आपका, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आप हमें ज्वाइन कर रही हैं। जनाब अता तारर साहब डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया तारर साहब आपका। और नाना नदन पलवशा खान साहिबा मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। बहुत शुक्रिया पलवशा खान साहिबा आपका भी। शंदाना भी आपसे स्टार्ट करते हैं, मुझे ज़रा थोड़ा सा बता दीजिए क्योंकि एक तासुर है ये कि हुकूमत जो तब्दीली लेकर आई है, शिबली फराज साहब फेडरल मिनिस्टर के तौर पर आ गए हैं, जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब आ गए एज स्पेशल असिस्टेंट। तो ये जो डुओ आपने इंट्रोड्यूस किया है, ये क्या मार्केटिंग बेहतर करनी है हुकूमत की, नहीं बेहतर हो रही थी पहले, या कोई और वजह है, या जो सारी बात है वो इस हवाले से है कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने बदउनवानी कर दी, या उन्होंने हुकूमत को रिप्रेजेंट ठीक नहीं किया, या देयर इज समथिंग एल्स दैट वी डोंट नो अबाउट? शुक्रिया मुनीब साहब। देखिए, इसमें जिस तरह आपने बताया बहुत सारी अफवाहें भी हो रही हैं, अजीब अजीब सी न्यूज़ देखने आ रही, ट्वीट्स में भी। लेकिन हुकूमत को नुमाइंदा होते हुए मैं आपको ये पहली बात ये बताऊं कि देखिए, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर एक ऑर्डर इशू करते हैं हम उसी के उस पर चल रहे होते हैं। आपने देखा होगा हमारी ये पहली तब्दीली टीम में नहीं आई, और सख्त औकात में भी, इससे भी सख्त औकात गुजर चुके और तब भी तब्दीलियाँ हुई हैं। और ये तो इफ़ यू रिकॉल हमारी टर्म की शुरू में वज़ीर आज़म ने कह दिया था कि जो उनका टीम मेंबर उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं परफॉर्म करेगा और उनकी मर्ज़ी जो भी हो, उनके पैरामीटर्स जो भी हों, तो उनको चेंज कर दिया जाएगा। ये उन्होंने अपने आप को ये फ्रीडम दी थी शुरू से, और ये अब तक चलती आ रही है। आपने देखा होगा बहुत सारे मिनिस्टर्स हमारे, उनकी रद्द-बदल हो चुकी है, पोजीशन चेंज हुई हैं। सबज़्यादा महबूब सुल्तान, शहरियार अफरीदी, जहाँ आप देखिए हमाद अजहर की तीसरी है। इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें हम ज़रूरी कोई नेगेटिव बात अखज़ करें। हाँ, अगर कल को कोई ठोस सबूत निकलता है, कोई बात होती है फिरदौस आशिक अवान साहिबा के बारे में, वो अलग बात, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। लेकिन ये बात ज़रूर है कि शिबली फराज साहिब, सेनेटर शिबली फराज PTI का एक पुराना हिस्सा है, फेस ऑफ PTI कहे जा रहे हैं, एक डीपली फिलोसॉफिकल वर्कर है। हालांकि आपको पता है उनकी वालिद की एसोसिएशन पीपल्स पार्टी सी थी और बहुत कुर्बत वाली थी। तो इसलिए आई थिंक हर वक्त के साथ चेंज, तब्दीली जो है वो ज़रूरी होती है। तो नेचुरली रिजल्ट्स विल स्पीक फॉर देमसेल्फ। वो लीडर ऑफ द हाउस भी हैं सेनेट में, अच्छा। और वो बाईपार्टिजान तरीके से लोगों को पसंद भी हैं। सेनेट में भी उनकी बहुत अच्छी दोस्तियां हैं अक्रॉस द फ्लोर। सो आई थिंक इसमें ज़्यादा मतलब नेचुरली यो फ्री आप पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा इतनी कोई हमें बात नहीं नज़र आई, बल्कि ये चेंज प्रॉब्ली वेलकम चेंज है, हर तरफ से वेलकम चेंज है। बट जो आपने कहा कि अगर प्राइम मिनिस्टर का जो मोटो था वो ये था, या उनका जो इंस्ट्रक्शंस थी वो ये थी पहले दिन से कि जो उनके मुताबिक परफॉर्म नहीं करेगा वो उनकी टीम का हिस्सा नहीं होगा। कल भी बात कही गई कि जी वो बैटिंग ऑर्डर तब्दील वो करना है, कप्तान ने वो अपनी मर्जी से करेगा, बट यहाँ बैटिंग ऑर्डर तब्दील नहीं हुआ, आपने खिलाड़ी को बाहर निकाल दिया। बट
आपने खुद कहा कि प्राइम मिनिस्टर के मुताबिक अगर कोई परफॉर्म नहीं करेगा तो वो टीम का हिस्सा नहीं होगा। फाइन, आई टेक इट फॉरवर्ड। मैं इधर इसको आगे लेके चलता हूँ। पलवशा बीबी, आप बताइएगा, आप लोग तो सारे बड़े खुश होंगे फिरदौस आशिक अवान साहिबा के जाने से, तो यकीनी तौर पर आप सबको बड़ी खुशी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को तो ज़्यादा शायद वो तकलीफ भी इस बात से होती थी, क्योंकि वो एक ज़माने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा रही। फिर वो जब हुकूमत में आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो वो जब तनकीद करती थी तो बहुत से मेंबरान पीपल्स पार्टी के कहते थे कि ये गलत है और बड़ी माजरत के साथ सियासी मुनाफकत है। लेकिन चलें, दैट्स व्हाट द पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट दीज डेज। बट खुश हैं आप और शिबली फराज साहब आ गए, हुकूमत ने अपना नया डुओ इंट्रोड्यूस कराया है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में। नहीं, देखिए, पहली बात है कि ज़ाती तौर पर मैं किसी की तज़लील पे या कोई गिर जाए तो उस पर खुश होना मुनासिब नहीं समझती, चाहे वो फिरदौस आशिक अवान साहिबा की हो। दूसरी बात है कि पीपल्स पार्टी इतना बड़ा समंदर है, इतनी बड़ी पार्टी है कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा पे हमारा इतना फोकस तो कभी रहा नहीं, हमने तो उनकी बातों को कभी इतना गौर नहीं किया। लेकिन अब अगर कोई नए जो भी इनके तर्जुमान होंगे, अगर कोई ऐसी बात होगी इतराज वाली, तो अपोजिशन का हक है, उस पर भी बात करेगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं मुनीब, अगर आप मुझे इजाजत दें, कि इस दुनिया ने बड़े बड़े जो है रंग बदलते आसमान देखे हैं। ये तो खैर कुछ नहीं, लेकिन जब तारिक बिन ज़ियाद जबल तारिक फतह करके वापस उन्हें बुलाया खलीफा ने और उनको और मूसा बिन नसीर को, तो वो समझे कि उनको जाहिर है इनाम इकराम और उनको खिल्लत देने के लिए। तो कुछ दिनों बाद वो खलीफा जो है वफात पा गए, उनके भाई आ गए और उन्होंने इनको ही करप्शन के इल्जाम में दोनों जनरल्स को जो है वो धर लिया। और फिर बगदाद की सड़कों पर ये लोग जो है बड़ी कसम पुरसी की हालत में ये दो हीरोज जो है वो उन्होंने जान दी। तो बात ये है कि आसमान जो है रंग बदलता है और चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। लिहाजा इसमें बड़ी इबरत है और आइंदा जो भी इनके तर्जुमान हैं वो भी ये सोच लें कि फिर जो इनकी पार्टी में होता है उसका जो वक्त रुखसती होता है वो बड़ा ही बेकदरी वाला होता है, बड़ा ही बेइज्जत होके जो है वो कहते हैं ना, बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। तो ये भी पॉलिटिकल पार्टीज जो इनकी पॉलिटिकल पार्टी में इनके अपने वर्कर हैं जो इनकी तर्जुमानी के लिए आए हैं, वो एक दफा ये जो एग्जाम्पल है इसको जरूर सामने रख लें। लेकिन आपको याद होगा कि आपका एक प्रोग्राम था, अब मुझे बात पता नहीं करनी चाहिए कि नहीं, लेकिन आपका शो था, एक जलजला आया था जिसमें जानी नुकसान हुआ था कुछ अर्सा पहले। और फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने बड़ी मुतकब्बराना अंदाज में हंस के कहा था कि जमीन अंगड़ाई लेती है, ऊपर हुक्मरान अगर नेक हो तो जमीन भी कभी कभी अंगड़ाई लेती है। मैंने आप ही के शो में कहा था कि ये तकब्बर की बात है, आसमानी आफत का मजाक उड़ा रहे हो और खुदा की भेजी हुई आफत का मजाक उड़ाना है। तो फिर आज वही जो जमीन है उनके पैर के नीचे से भी अंगड़ाई ले गई। ये तो कुदरत का कानून है, लिहाजा सबको हिदायत दे दी। अपनी तकब्बर हम यही कह सकते हैं, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, ऐसे ही रखना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। आई एम श्योर वो उनको पता है कि व्हाट इज ही साइंड अप फॉर। मुझे नहीं पता, आई एम श्योर ही मस्ट बी नोइंग। लेकिन अब इस पोजीशन के लिए दो लोग हैं, तो अल्लाह करे जी कि ये जो जिस मकसद के लिए उन्होंने, अगर कोई भलाई का मकसद है तो वो जरूर करें। लेकिन बेचने के लिए क्या है ये मुझे पता नहीं। बेचने के लिए क्या है हुकूमत के पास, बेचने के लिए क्या है, बेचने के लिए क्या है? नहीं है ना, इतना रिलीफ पैकेज दे, आप लोगों को नजर ही नहीं आता। नहीं, रातों रात जो है वो आप लोगों को नजर ही नहीं आता। अरे भाई क्या बात करें आप, देखिए ना इस तरह तो फिर ये तो आधी से ज्यादा तो फौज जफर मौज जो है उस पर करप्शन के केसेस हैं। अब कौन रह गया है जो कि पाक साफ है, क्योंकि साफ चली, शफाफ चली थी। अब मैं अगर गिन के बताऊं तो शो खत्म हो जाएगा। नहीं, आप ये जुल्म ना कीजिएगा, आप ये जुल्म ना कीजिएगा। वो हमारे भाई बैठे हुए हैं तारक साहब, मैं उनको चले मैं नहीं करती। हाँ नहीं, वो मैं आप दोबारा कर लीजिएगा, दोबारा कर लीजिएगा जब मैं आपके पास आता हूँ। नहीं है ये अब यजीद के दरबार की कोई काबीना हो तो मैं नहीं कह सकती जहाँ इतने करप्ट लोग हो, लेकिन रियासत मदीना कई तो आपके साथ भी थे। 60 से ऊपर की काबीना तो पीपल्स पार्टी की भी थी, उसमें भी मुशीर वजीर पता नहीं क्या कुछ था। दावेदार नहीं थे मुनीब। अच्छा मुनीब, हम आपको पता नहीं क्यों आपने जब से टेलीथॉन किया आप लोगों का कोई लहजा बदल गया। लेकिन टेलीथॉन हमने अकेले नहीं की, पूरे पाकिस्तान के मीडिया ने की है, ये खाली हमारे गले में ना डाले यार।
मैं काफी आपके गले में डाली हूँ, लेकिन हम मजहब फरोश नहीं थे। ठीक है। हम आज भी कहते हैं कि शकील और अमीर शकील को रिहा करो, हम उसी शब्दोमत से कहते हैं। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। वलवले से कहते हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। मैं जरा तारड़ साहब के पास आऊं, फिर मैं आप आगे। इतना हौसला रखे मुनीर, डरे बिल्कुल ना। हौसला है जी, हमने हौसला ही रखा हुआ है, हमारे पास और कुछ भी नहीं है सिवाय हौसले के। तारड़ साहब मुझे ये बताइएगा, मिनिस्टर्स तो आपके दौर में भी चेंज हुए, परवेज, अच्छा चले ठीक है, परवेज साहब आप परवेज साहब के भी गए और फिर मरियम औरंगजेब साहबा आई, तो वो कोई इतने प्लेजेंट सर्कमस्टांसेस नहीं थे जब परवेज रशीद साहब को घर भेजा गया। तो हुकूमत ने भी तब्दील कर दिया, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तब्दील हो गए, इस दफा मामून खुसूसी भी आ गए और फेडरल मिनिस्टर भी आ गए। तो ये वाकई क्या इतनी अनयूजुअल बात है? इसमें जरूर हमने ढूंढना है कोई नेगेटिविटी, जैसे शंदाना साहब कह रही थी, देयर इज नथिंग मच, मतलब ठीक है प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, उन्होंने कर दिया तब्दील। मुझे तो मुनीब साहब ये लगता है कि ये कोई प्राइवेट क्लब है या कोई प्राइवेट एसोसिएशन है जिसमें लोगों को बुरी कारकर्दगी पर हटाया जाता है, मगर अवाम के सामने उस बुरी कारकर्दगी के हकायक रखे नहीं जाते। वो लीक होते हैं, वो मीडिया अपने ताई क्या सराहियां करता है, रूमर मॉन्गरिंग होती है, मगर कोई एक प्रेस रिलीज मुझे दिखा दें कि आमिर कियानी से आप शुरू करें। इस वक्त जब कोरोना की वबा अपने उरूज पर है, मुमलिकत पाकिस्तान में वफाकी वजीर सेहत मौजूद नहीं है। आपने आलमी इदारा सेहत के ज़ैली सतह के एक अफसर को लगाया, बहुत अच्छा किया, मुशीर लगाया, मगर वफाकी वजीर सेहत का होना जरूरी था। उस पे क्या इंक्वायरी थी, क्या इल्जामात थे, क्यों बरतरफ किया गया, क्यों इनाम के तौर पे पार्टी का सेक्रेटरी जनरल लगाया गया? द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड वी डोंट नो, हमें बिल्कुल पता नहीं है। हमारा ख्याल था कि तब्दीली की जो बात होती है तो तब्दीली सरकार तब्दीली की बात करती है पॉजिटिव टर्म्स में, मगर हमें अंदाजा नहीं था कि तब्दीली का मतलब है वजीर तब्दील, मुशीर तब्दील, चीफ सेक्रेटरी तब्दील, आईजी तब्दील, यानी पंजाब के सबसे बड़े सूबे में चौथा चीफ सेक्रेटरी। इन हालात में, क्राइसिस के हालात में, इस जंग के माहौल में, जब पूरी कौम कोरोना की वबा से निबरद आजमा है, चीफ सेक्रेटरी को घर भेजा गया जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है सूबे का। उसके बाद जितनी चेंजेस आप इस दौर में कर रहे हैं, तो आपकी तरजीहात कहां हैं? क्या आपको नहीं पता कि जब इस तरह की सिचुएशन हो जहां पे लोगों की जिंदगियों का दारोमदार इस पे हो और एक वबा तेजी से फैल रही हो, फॉर यू इट्स बिजनेस एज यूजुअल। अब प्रॉब्लम क्या है? वो अंग्रेजी की एक कहावत है कि अ बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स। आपने कल मीडिया पे ये बताया या लीक हुआ या जो भी कि जी वो 2 सिक्योरिटी गार्ड जी, 4 गाड़ियां जी, वो तो कोई ऐसे इल्जामात नहीं हैं। उन पे क्या इल्जामात थे, क्यों हटाया गया? हर चीज का एक वक्त होता है। ये कोई तजर्बागाह तो नहीं है कि 2.5 साल में, बल्कि सॉरी 1.25-2 साल में आप 3 दफा वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन को चेंज करें, आप चीफ सेक्रेटरीज तब्दील करें, आप आईजीज तब्दील करें। वबा शुरू हुई तो आपने वफाकी सेक्रेटरी सेहत को हटाया, फिर डॉक्टर तौकीर को लगाया, फिर डॉक्टर तौकीर को हटाया, एक और शख्स को वफाकी सेक्रेटरी बराए सेहत लगा दिया। तो ये कोई म्यूजिकल अलाउ मी टू आस्क कि आपको एतराज किस पे? हटाए जाने पे? तरीकाकार है जो उस पे हटाया जा रहा है उस पे एतराज है? देखिए वो हटाएं जिस मर्जी को। काबीना 50 की जगह अगर रूल्स अलाउ करते हैं 100-125 की रखें, बादशाह हैं, दरबार है, नवाजें जिस मर्जी को, स्याह करें, सफेद करें, मगर इशू ये है कि जहां पे पब्लिक सर्विस डिलीवरी इफेक्ट होती है, जहां पे एक क्राइसिस से निपटते हुए आप चेंज लेके आते हैं तो सिस्टम्स में चेंज आती है, लोग नए आते हैं, हैंड होल्डिंग करते हुए, हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर करते हुए टाइम लगता है। तो जब क्राइसिस का टाइम हो तो इस तरह के फैसले नहीं किए जाते, इस तरह के फैसले रूटीन में किए जाते हैं जब मामलात जो हैं वो मामूल के मुताबिक चल रहे हों। अच्छा। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपने अभी तक नहीं बताया आमिर कियानी क्यों फारिग हुए। आपके आटा और चीनी चोरी का मामला जूं का, जी बिल्कुल जूं का तू खड़ा है। मुझे बताइए ना मुनीब साहब, इन्होंने जो डाइल्यूट किया है, आज आटा और चीनी चोरी की बात बिल्कुल दबके रह गई है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। कोई ये नहीं पूछ रहा कि जनाब उन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन हुआ। वो जो एन से उस्मान बुजदार साहब पंजाब में बैठे हैं, उनका क्या होगा? उनकी ईमा पे, उनकी मंशा पे लोगों के सर उड़ा दिए जाते हैं।
मैं वही अर्ज कर रहा हूं ना जी, उनको जो पसंद नहीं है उसको बलि का बकरा बना दिया जाता है, उसको उसकी कुर्बानी कर दी जाती है। ठीक है, मगर उनकी परफॉर्मेंस पर जो सवालिया निशान है, जो लोग चेंज होने वाले हैं उनको चेंज क्यों नहीं किया जाता? चलें ठीक है, खुसरो बख्तियार साहब को क्यों इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन दिया गया? ठीक है, ये सारे मामलात हैं, ये कोई तजर्बागाह तो नहीं है कि 2 साल हो गए आपको अपनी टीम अच्छा, की समझ नहीं आ रही। आर्गुमेंट, अगर टीम नहीं है तो डिलीवर कैसे करें? चल आर्गुमेंट जो दो है, एक ये कि तजर्बा का नहीं है, इतनी रैपिड तब्दीलियां क्यों की जाती हैं, जिन लोगों का एहतसाब होना चाहिए या जिन लोगों को हटाया जाता है, कोई रीजनिंग किसी को पता नहीं चलती। और तीसरी बात जो सबसे अहम ये है कि हुकूमत के पास बेचने के लिए क्या है, व्हाट्स देयर टू सेल। इस पर बात करेंगे हम ब्रेक के बाद। शंदाना साहब से पूछेंगे और हमारे दीगर पार्टिसिपेंट से भी कि वो क्या कहते हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। शंदाना भी ये बताइएगा, सबसे पहले तो ये बुनियादी जो बात है, वो कहते नहीं हुकूमत के पास बेचने के लिए कुछ नहीं है, तकरीबन 2 साल होने को हैं और सिर्फ तब्दीलियां, लोगों को तब्दीलियां हो, ब्यूरोक्रेट्स की तब्दीलियां हो, मिनिस्टर्स को कलमदान दिए जाना, वापस दिए जाना, चेंज किए जाना, शिफ्टिंग की, यही कुछ है हुकूमत के पास। बकौल आपके कोलीग्स के, आपके जो अपोजिशन के कोलीग्स हैं वो तो यही कहते हैं। थैंक यू मुनीब, मुझे माजरत के साथ इंजॉय भी कर रही हूँ मैं शो। आई ऑनेस्टली थॉट आई एम कमिंग फॉर अ टॉक शो, बट थोड़ा सा, अगर आपने कभी ZTV के ज़माने में आता था हमारे उस पर केबल पे, और उसमें 2-3 शोज होते थे, होता था कभी सास भी बहू थी, कभी होता था कमांडर, अजीब अजीब शोज होते थे। मुझे लग रहा है मोस्ट टाइप की इस वक्त शो में बैठी हुई हूँ। आपको इसमें सास कौन लग रहा है और बहू कौन लग रहा है, पहले ये भी आपके बता दें। नहीं, सास में मैं हूँ, बहू भी मैं हूँ। मैं मुझे I'll tell you what, जो मुझे चीज़ मजे की लगी, देखें कल तक कि आप हेडलाइंस उठा लें और फिरदौस आशिक अवान साहिबा की सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां ऑपोजिशन करती थी। कोई कहता था हमसे भागी हैं, कोई कहता था हमसे दौड़ी हैं, हमारे साथ ये किया तो आपकी भी नहीं होंगी, सिर्फ उनकी नेगेटिविटी। अब उन्हीं बंदे को जिनको इनको ऑब्जेक्शन था हटा दिया गया, अब कह रहे जी क्यों हटाया, तो उसमें तो कोई सेंस बनती नहीं, बट डजंट मैटर, उसको मैं साइड पे रख देती हूँ। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जी क्यों हटाया गया, सही फरमा रहे हैं अता साहब, इसमें कोई शक बिल्कुल, जो मेरिट पे डिसीजन ना हो तो उसकी एक्सप्लेनेशन करनी चाहिए। और अगर जिस तरह करप्शन की बात करें, अगर कोई होगी वो निकल आएगी, कहीं दूर नहीं जा रही है। मैं आपको एक हल्का सा एग्जांपल दे दूं, क्योंकि देखिए बात हमेशा इंसान वो करता है, चाहे सियासी हो चाहे वो करारी हो, बट कहीं ना कहीं हकायक उसमें ज़रूर होने चाहिए। बिल्कुल हम बदल रहे हैं अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स, बिल्कुल हम अपने सेक्रेटरीज बदल रहे हैं, लेकिन देखें इसको कंपेयर करें उस ज़माने से कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर होती हूँ और मेरे भाई को मैं CM लगाती हूँ, अपने दामाद को मैं MNA लगाती हूँ, अपनी बेटी को कैबिनेट की मीटिंग्स का हेड करवाती हूँ, जो MNA भी नहीं है, MPA भी नहीं है, ना वो नाजिम है। अच्छा, फिर मैं अपनी दूसरी बेटी के ससुर को फाइनेंस मिनिस्टर लगाती हूँ। अगर इस किस्म का पाकिस्तान इनको अच्छा लगता है, जिसमें अपने नेफ्यू को आप वाटर एंड एनर्जी में लगा दें, वाटर एंड पावर में लगा दें, फिर आपके जो माशाल्लाह एनर्जी और उसके डील्स होते हो IPPs के, वो काबिल से काबिल लोगों ने किए और ऐसे किया कि बेड़ा गर्क कर दिया सर्कुलर डेट से, तो देखें फिर मेरे पास इतना मादा है ना कि आपका शो उसमें खत्म हो जाएगा। मेरिट पे अगर कभी कोई फैसला हुआ उनकी हुकूमत में, तो शायद 3-4 लोग हैं नाम के कि जो परफॉर्म भी करते थे PMLN से, ईमानदार भी थे, अच्छे भी थे। उसके अलावा अनफॉर्चुनेटली अगर नाम के आपके पीछे आगे मियाँ ना लिखा और पीछे शरीफ ना लिखा, आपकी कोई हैसियत नहीं है PMLN हुकूमत में। आपके मिनिस्टर्स 8-8 महीने आपके प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिल सकते थे, फेडरल मिनिस्टर्स। तो व्हाट डू वी हैव टू सेल? वी हैव ट्रांसपेरेंसी, वी हैव अकाउंटेबिलिटी, वी हैव मेरिट। इस पे आप 1000 चीजों पे हमें जज करें, और जज करना भी चाहिए। देखिए एक अच्छी ऑपोजिशन, एक सेकंड में आपसे जरूरी चीज है, जी जी, अच्छी ऑपोजिशन वो होती है, आप यूके में देख लें, हमें यूके वाली आजादी तो चाहिए, यूके वाला काम हमें नहीं करना। अभी भी आप ऑपोजिशन देख लें, MNAs सारे सोए में, भाई कोई शैडो मिनिस्टर बनो, कोई शैडो कुछ चांसलर बनो, कुछ शैडो काउंसलर बनो, अपना काम तो दिखाओ ना, खाली तनकीद करना तो दुनिया में सबसे आसान काम है। आपको आजादियां जरूर चाहिए, आपको नहीं, उनको जिम्मेदारी नहीं चाहिए। देखिए गम इस बात का है कि असली जमहूरियत में आप पकड़े, आप कागज निकालें, आप आइडियाज करें कि ये आपने गलत किया है। टीवी पे बैठ के बोल देना कि जी आपने तबाही फेंक दी क्योंकि फिरदौस आशिक अवान साहिबा नहीं रही, तो इस बात में कितना वजन है, आप खुद जज कर ले, मैं इसको ज्यादा डिफेंड ही नहीं करती। आप बताएं। अच्छा, अब बात यह है कि आपने कहा ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी ये है और मेरिट। तारड़ साहब,
इतनी भारी भरकम मिसालें दे दी उन्होंने, मैंने उनको बिल्कुल टोका नहीं। आप का पास जवाब है इसका? वो कहते हैं हमारे पास ये है बेचने के लिए और ये बताएंगे हम अपनी आवाम को कि ये 3 चीजें हमने दी। देखिए मुनीब साहब, एक तो देखे ना, कभी इस मुल्क में आटा और चीनी की चोरी नहीं हुई थी और कभी इस तरह का शॉर्टेज नहीं पूरा हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर के जो फाइनेंसर्स हैं, मैं ओपन ऑन एयर कहता हूं, जहांगीर खान तरीन जिनका जहाज इस्तेमाल करते हैं, जिनके ब्रीफ केस के जरिए एमपीएस को खरीद के पंजाब हुकूमत कायम की जाती है, जो धरनों को फंड करते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के अखराजात उठाते हैं, उनके एटीएम के तौर पे जाने जाते हैं, उनको सजा नहीं दी जा रही। वो ना अहल हो के भी कैबिनेट मीटिंग्स को चेयर करते हैं क्योंकि उनके और प्राइम मिनिस्टर के फाइनेंशियल इंटरेस्ट मुश्तरका हैं और हम नवाला और हम प्याला हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारी पार्टी में फाल निकालने का भी सिलसिला नहीं था, जो अब शुरू हुआ है ना जी, कि एम से उस्मान होगा और वो पंजाब में वजीर आला होगा। उस्मान खान बुज़दार में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उन्होंने तरीके इंसाफ ज्वाइन ही नहीं की। उन्होंने जनूबी पंजाब महाज ज्वाइन किया था 2018 के इलेक्शन से 2 माह पहले, और उनके सर पे इक्तदार का हुमा किस तरह बैठा है ये इनको भी पता है, मगर ये बात नहीं करेंगी। मुझे भी पता है, मैंने आपको फाल का बता दिया है, आगे आप खुद समझदार हैं कि इस पार्टी में अपॉइंटमेंट्स किस तरह की जाती हैं। इन्होंने मरियम नवाज साहबा की गालिबन बात की, तो मुझे वो तारीख, वो डेट बता दें, वो मौका बता दें, वो सन बता दें जब उन्होंने कैबिनेट मीटिंग चेयर की है। मैं आपसे ऑन एयर माफी मांग के घर चला जाऊंगा, आइंदा टीवी पर नहीं आऊंगा। आप काइंडली वो बता दीजिएगा। नंबर 2, जो ट्रांसपेरेंसी की धज्जियां उड़ाई हैं, आमिर कियानी पे करोड़ों रुपए की दवाइयों में खुदबुद का इल्जाम है, आज तक इंक्वायरी मंजर आम पे नहीं आई। आटा और चीनी में आपको पता था, डिसीजन किसने लिया? अब गेम क्या हो रही है, आप इंटरनल गेम सुन लें। जहांगीर खान तरीन ये कहते हैं कि मैंने तो मुनाफा लिया, मैंने सब्सिडी भी ली, मैंने एक्सपोर्ट भी किया, लोकल किल्लत भी पैदा हुई, मैंने लोकल भी चीनी जो है वो महंगी बेची, 100 अरब का उन्हें फायदा हुआ, मगर वो उनको इजाजत किसने दी? कसूरवार तो वो नहीं है, उन्होंने तो नहीं एक्सपोर्ट की ना जी, गवर्नमेंट ने, ईसीसी ने एक्सपोर्ट की इजाजत दी, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी। तो ये सारा इल्जाम वजीर आजम पे और उस्मान खान बुज़दार पे आता है। सदके जाएं ऐसी ट्रांसपेरेंसी के कि जहां अवाम से उनका जो बेसिक कमोडिटी है आटा और चीनी वो छीन लिया जाए। फोरेंसिक रिपोर्ट आनी है ना तारड़ साहब, अभी सर फोरेंसिक रिपोर्ट आनी है। वो कहां आनी है मुनीब साहब, मुझे बताइए। ये जब कंटेनर पे चढ़ के 126 दिन ना इन्होंने किसी की पगड़ी छोड़ी, ना इन्होंने किसी का कुर्ता छोड़ा, इन्होंने सर पे स्कार्फ बांध के लोगों की मजाक उड़ाए, लोगों को गालियां दी, लोगों को कहा मूंछों से पकड़ के अंदर करेंगे, उल्टा लटका देंगे, फांसी दे देंगे, मार देंगे, जला देंगे। जब ये बातें हो रही थी तो तब पता नहीं था कि हमारे इर्द गिर्द भी चोर बैठे हैं, हमारे इर्द गिर्द जो चोर हैं उनसे हम फाइनेंस करवा रहे हैं अपने धरने को। तो बात यह है कि ये रिपोर्ट आनी थी फरवरी में आपने कहा ना काफी है, फिर आप इसको मार्च में ले गए, 24 मार्च को ये रिपोर्ट आई, आपने दबा ली। आपके अपने नदीम अफजल चंद के बकौल ये लीक होती है, आप इसको मीडिया में ऑन करते हैं। उसके बाद जहांगीर खान तरीन साहब मीडिया पे आते हैं और फुल ब्लास्ट करते हैं, फिर एमपीएस के साथ तस्वीरें खिंचाते हैं कि मुझे कुछ हुआ ना बच्चू, तो ये 6-7 एमपीए हैं जिसपे आपकी हुकूमत कायम है, तो फिर मैं आपको देख लूंगा। अच्छा। जहां ये मामलात हों कि चोरी चकारी छुपाने के लिए एक शख्स हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहा हो, और जहां पे वजीर आजम ये जानते बूझते हुए कि चीनी की शॉर्टेज है एक्सपोर्ट की इजाजत दें और अभी तक एक्शन ना हो, और फोरेंसिक क्या करना है मुझे बताइए ना सर। वो अब वो तो रिपोर्ट आएगी तो हमें पता चलेगा कि नहीं मुनीब साहब, रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही? आप भी समझते हैं रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही? कुछ छोड़े, आजकल के जमाने में कुछ छुप सकता है तारड़ साहब, 3 हफ्ते में पता चल जाएगा। नहीं, ये देखे ना, मामला डाइल्यूट हो गया मुनीब साहब, कोई बात नहीं कर रहा। खुसरो साहब को प्रमोट कर दिया गया, इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन की मिनिस्ट्री दे दी गई, हमारे पास कम से कम हमारी टीम मौजूद थी, एहसन इकबाल साहब थे, ख्वाजा आसिफ साहब थे, हमारे पास पूरी वुज़रा की टीम मौजूद थी, खुरम दस्तगीर खान साहब थे, हमने डिलीवर किया है। हम जीडीपी को 6.4% पे लेके गए, इन्फ्लेशन 3% थी, अनएम्प्लॉयमेंट लो थी। आप लोगों ने 2 साल में जो लूट खसूट की है उसका आप भी इन पे लूट खसूट का इल्जाम लगा। सर जरा अगर मुझे वक्त दे दें, मैं जरा पलवशा बीबी से पूछ लूं। पलवशा बीबी, अभी आपने सुना ट्रांसपेरेंसी है और मेरिट है, अकाउंटेबिलिटी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खासा जो बेचेंगे इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। देखिए, काश मैं भी ये कह सकती कि मुझे मजा आया सुन के, लेकिन ये मजे का वक्त नहीं है, ये इबरत का वक्त है और ये इंतहाई तशवीश का वक्त है, क्योंकि मौत जो है वो सड़कों पर नाच रही है। देखिए, शानदाना बीबी ने कहा कि जी टीवी और पता नहीं सास बहू, बात यह है कि हमने ना तब भारतीय ड्रामे देखे थे, ना शौक था, और ना ये है कि हमें पता है कि कौन से ड्रामे थे। हमें सिर्फ ये पता है कि हम मोदी को मिस्ड कॉल्स नहीं करते थे,
हम उसकी वापसी के चिल्ले नहीं काटते थे, हम उसकी वापसी के लिए दुआएं नहीं करते थे, हम उसकी कदम बोसी के लिए किसी दिन बेकरार नहीं रहे। जाहिर है मैंने तो आपको तारिक बिन ज़ियाद की और जबले तारिक की मिसाल दी, वो तो भारतीय टीवी दिखाने से रहा, लिहाजा उसमें तो मजा होगा नहीं। अब दूसरी बात मैं आपको आज की तरजीहात इनकी बता दूं। आज तरजीह ये है कि अभी आपके चैनल्स रिपोर्ट कर रहे थे कि आज काबीना ने ये डिस्कस किया कि नवाज शरीफ साहब के दौर के रखे हुए लोगों को निकाला कैसे जाए और कितने लोग निकाले जाए, उनकी लिस्टें बनाई जाए। यानी कि इन द मिडस्ट ऑफ अ क्राइसिस, जब लोग जो है मौत और जिंदगी की कश्मकश में निहत्ते हैं और अपने मतलब हर एक जो है अपने आप पर है, तो उस वक्त आप लोगों को निकालने के लिए लिस्टें मंगवा रहे हैं। यानी कि ये काम आप 2-3 महीने तक होल्ड भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ 18वीं तरमीम हम छेड़ देंगे। ये तमाम चीजें इनकी नाकामी और इनकी जो नालायकी है उस पर पर्दा डालने के लिए ये शोशे छोड़ते हैं। ना इनके पास ऐसी जुर्रत है कि 18वीं तरमीम छेड़े, ना इनके पास नंबर्स हैं। अब मुनीब को एक बड़ी मशहूर सेइंग है, एक मुहावरा है कि बाप ना मारे मेंढ की और बेटा तीर अंदाज। ये वो वाली बात है। कहाँ से आप छेड़ेंगे 18वीं तरमीम को? कहानियां डालने के लिए, ताकि लोगों की आपकी जो है हरकतों पे से आपकी तवज्जो हट जाए। अब ये मैं आपको मजे की बात सुनाऊं, मजा पैदा करना है तो सुन लीजिए। आमिर कियानी सर्टिफाइड सादिक और अमीन, महमूद खान सर्टिफाइड सादिक और अमीन, उसके बाद जनाब आपके जहांगीर तरीन, फिरदौस साहिबा, अलीम खान, नदीम बाबर, आपके रजाक दाऊद, आपके वो तमाम जिन्होंने मास्क बेचे वो कौन, डॉक्टर जफरुल्लाह। आप बताएं कौन है खुसरो बख्तियार साहब? और वो खा गए और डिकार भी दिया। ये वो लोग हैं जो कहते थे टीटी, पता नहीं पापड़ वाले, फेक अकाउंट्स, ऐसे ऐसे अमाउंट्स, एक 300 अरब इन्होंने कौम की जेब से निकाले। और ये दूसरों को, ये तो सारे टीटी पापड़ हुंडी सब कुछ खा के एकदम से टेकार नहीं लेते, ये वो लोग हैं। और ये दूसरों को सिखाते हैं कि हमें बड़ा मजा आ रहा है। मजा नहीं आना चाहिए। इस वक्त आपको बड़ी तशवीश होनी चाहिए, क्योंकि जितनी लाशें गिरेंगी, जितने लोग मरेंगे, ठीक हो गया मुल्क का हाल पहले मेरे पास और जो बाद का होगा उसकी जिम्मेदारी लेने का भी मजा ऐसे है। लास्ट आपके लिए चैलेंज है शंदाना साहिबा, आई नो इट्स अ वेरी हार्ड चैलेंज, बट आपके पास वक्त बहुत कम है। यू हार्डली हैव लाइक 10 सेकंड्स, रिस्पॉन्ड कर दे ताकि आई हैव टू वाइंड इट अप। मैं जी क्या कहूँ, आपने इतने जज्बाती मेहमान बुलाए हैं कि ना हकायक पे बात हो रही है, गॉसिप पे बात हो रही है, मुझे तो आधी बातें इनकी समझ ही नहीं आ रही हैं। एक छोटी सी बात कर दूंगी जो हकायक पे बेस्ड है। देखो जी, पाकिस्तान परसों तो बना नहीं था, अल्लाह का शुक्र है, 72 साल हो गया, ठीक है। और अगर आपको याद है, ये मैंने आई थिंक मैंने बथेरे शोज में बात कर दी, दोबारा कह दूंगी, अगर ठंडे दिमाग से सोचें और जरा हकायक पे बात करें, ये चीखने चिल्लाने से काश पाकिस्तान नया बन जाता, बट ऐसा होगा नहीं। देखिए, सबको मौके मिले, 3 मौके PMLN को मिले, 2 पीपल्स पार्टी को मिले, और अभी आपके मुल्क का शुमार दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में होता है। और ये 2018 से नहीं, पहले से हैं। 10 आपको मैं इंडिकेटर्स अभी भिजवा देती हूँ, देख लीजिएगा। इंसान का शर्म से सर गिर जाता है कि ये हमारा मुल्क किसी ने छोड़ा है। बट चले, मैं वो बात नहीं करती हूँ। सिर्फ अगर आप शुगर की बात करें, 2 मैं आपको हकायक बताऊंगी और इससे कोई पीछे नहीं हट सकता। नंबर 1, नैब से पहले आपको होता था एहतसाब ब्यूरो। एहतसाब ब्यूरो में कितनी दफ़ा शुगर की रिपोर्टें खुली, कितनी दफ़ा शुगर की इंक्वायरी और बंद हो जाती थी। आपने उसका नाम भी नहीं से होगा। हमारी ही मिनिस्टर है, हमारे ही लोग हैं, हमारी सपोर्टर्स हैं, उन्हीं पे हम इंक्वायरी करवाते। यही वज़ीर आज़म उनकी करवा रहा है अब फोरेंसिक, और वही रिजल्ट देगा। डिले 3 हफ्ते की मांगी है फाइनल टाइम, हमने उनको दे दिया। ये रिपोर्ट आएगी 3 हफ्ते में, हम सब इधर बैठे, नहीं आई तो तब फिर चीख चिल्लाइएगा ना। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इसके दूसरे को मतलब अपनी मैं क्या कहूँ। और चीनी वाले मामले पे ये अब ये कहने वाली बातें, बट मैं कह देती हूँ, मैं खुद उस जमाने में कॉमर्स मिनिस्ट्री में थी कि जब खुर्रम दस्तगीर साहब को कहा गया कि काइंडली आप शुगर सब्सिडी दें, वो नहीं देना चाह रहे थे कॉमर्स मिनिस्टर, क्योंकि नहीं जरूरत थी पाकिस्तान के मालदारों को। आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ, ओमनी ग्रुप के, नवाज शरीफ ग्रुप के। जब उनको नहीं चाहिए थे, उनको फिर भी सब्सिडी दी गई, खुर्रम साहब को ट्रांसफर कर दिया गया डिफेंस मिनिस्ट्री। अरबाब शहजाद को एक मिनट अरबाब शहजाद को सैफरॉन भेज दिया गया। ये उनकी सजा थी, शुगर सब्सिडी नहीं दे रहे थे। तो प्लीज पहले अपने फैक्ट तो पढ़ के आया करें कि आपकी हुकूमतें करते क्या रही हैं। हम पे तनकीद करना तो बहुत आसान है, बट खुदा का वास्ता थोड़ा अखबार पढ़ ले, थोड़ी कुछ रिपोर्टें ही पढ़ लें तो आपको हकायक पता चल जाएंगे।
एडिटर। आई नो एवरीवन हैज़ अ लॉट टू से, बट मेरे पास वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया सेगमेंट के लिए। तारर साहब आपका, चंदाना गुलजार साहब आपका और पलवशा खान साहब आपका शुक्रिया अदा करूँगा इस सेगमेंट के लिए। प्रोग्राम से में जब वापस आएंगे हम, भारत के अंदर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है आज के हालात में। कोविड-19 एक नया फिनोमेना है, दुनिया अफेक्ट हो रही है, लेकिन भारत का मकरू चेहरा एक दफ़ा फिर दुनिया के सामने कैसे आ रहा है, आप देखिएगा एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस की लपेट में है और इससे लड़ने के तरीकों पर गौर कर रही है और इसके इलाज के लिए अपना वक्त और सरमाया सर्फ कर रही है। लेकिन भारत वाहिद मुल्क है जिसके ख्याल में कोरोना वायरस मुसलमान फैला रहे हैं। अपने इस खतरनाक नैरेटिव के जरिए बीजेपी की हुकूमत अपने हिंदुत्व एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती है। इसके पेश नज़र इंडिया में जगह जगह मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उन पर इंसानियत सोज जुल्म किया जा रहा है, उनके घर, उनकी मसाजिद को जलाया जा रहा है। और यूं गुजरात का कस्साब नरेंद्र मोदी 25 करोड़ भारतीय मुसलमानों को अपनी नाअहली छुपाने के लिए कोरोना का जिम्मेदार ठहरा रहा है। यानी एक तीर से दो शिकार। भारत में तबलीगी जमात के अरकान को इंसानी बॉम्ब कहा जा रहा है। कुछ इन्हें फांसी पर लटकाने की तरगीब दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि मुसलमान डॉक्टर्स और नर्सों के चेहरों पर थूक रहे हैं ताकि वायरस मजीद फैले। वीडियो क्लिप के जरिए लोगों को तलकीन की जा रही है कि मुसलमान सब्जी फरोशों और मेवा फरोशों को अपनी आबादियों में ना दाखिल होने दें, क्योंकि ये इन्हें अशिया की मदद से कोरोना फैला देंगे। मुसलमानों का एक गिरोह गरीब आबादियों में राशन तकसीम कर रहा था। गिरोह के अरकान को डंडों से पीटा गया। पीटने वाले कह रहे थे कि तुम राशन पर थूकते हो ताकि वायरस फैले। यहां तक कि हिंदू तंजीमों के मुसलमान अरकान को भी राशन तकसीम करने से मना किया जा रहा है। एक गांव की पंचायत के सदर ने ऐलान किया है कि मुसलमानों से मेल जोल रखने वाले हिंदू पर 1000 रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। अस्पतालों में मुसलमानों का इलाज करने से इनकार किया जा रहा है। बेंगलोर में एक मुसलमान को क्रिकेट के बैटों से पीटा गया। यूपी में चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी के अहकाम यह हैं कि तबलीगी जमात के अरकान जहां नजर आए गिरफ्तार कर लिए जाएं। इस मकसद के लिए खुसूसी जेल तैयार किए गए हैं। हिंदू मरीजों को क्वारंटीन में रखा जा रहा है, जबकि मुसलमान मरीजों को जेलों में बंद किया जा रहा है। जिन मुसलमानों में मर्ज के आसार बिल्कुल मौजूद नहीं, उन्हें भी आर्जी जेलों में पकड़कर बंद किया जा रहा है। ये जुल्म रमजान के महीने में हो रहा है। हमने देखा है कि कश्मीर में जो कुछ हुआ उस पर आलम इस्लाम खामोश रहा, लेकिन इस मर्तबा भारत का असली और भयानक चेहरा पूरी दुनिया के सामने खुलकर आ गया है। मुत्तहिदा अरब अमीरात की शहजादी हिंद फैसल अल कासमी ने अपनी ट्वीट में एक मुतासब भारतीय को जवाब देते हुए कहा कि अगरचे हुक्मरान खानदान भारत का दोस्त है, मगर ऐसी गुस्ताखी और बदतमीजी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। इसके अलावा कुवैत ने OIC से मुतालबा किया है कि मुसलमानों पर भारतीय मुजालिम का नोटिस लिया जाए। कतर और सऊदी अरब से भी आवाजें उठी। OIC की जानिब से भी भारत को तंबीह की गई है कि वो अपने मुल्क में इस्लामोफोबिया की लहर को रोके और मुसलमानों के खिलाफ हिंदू इंतहा पसंदी के वाकयात का नोटिस ले। आज वजीर खारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी ने भी तमाम OIC मेंबरान ममालिक के वज़राए खारजा को खत लिखकर भारतीय मुजालिम से तफसीली तौर पर आगाह किया है। दुनिया भर के अखबारात अपनी शाह सुर्खियों में भारत के मुसलमानों के साथ जुल्म सितम का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल RSS की दुम छल्ला बनी हुई बीजेपी हुकूमत इससे इनकारी है। दूसरी जानिब इन्हीं तबलीगी जमात के अरकान ने लाइन में खड़े होकर एंटीबॉडीज प्लाज्मा थेरेपी के लिए अपने खून के सैंपल्स का अतिया दिया। सवाल यह है कि क्या अरब ममालिक से उठने वाली आवाजें जोर पकड़ेंगी? क्या अरब ममालिक से ताल्लुकात की खातिर भारत अपनी रविश बदलेगा? भारतीय मुसलमानों का ऐसी सूरत हाल में भारत में क्या मुस्तकबिल है? मेरे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, उनसे इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जनरल साहब फरमाइएगा, आप देखिए अब पाकिस्तान की तरफ से खतूत लिखे गए हैं वज़राए खारजा को, जो OIC के मेंबरान है, OIC की तरफ से कहा भी गया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि चले कहा जाना वो अपनी बात है, लेकिन
क्या इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मौशी इंटरेस्ट फिर आड़े आ जाएंगे उनके सामने अरब ममालिक के, या कुछ इफेक्टिवली होगा इस हवाले से? क्योंकि आज अगर भारत के अंदर जिम्मेदार ठहराया जा रहा है मुसलमानों को कोरोना वायरस का, तो ये तो बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। देखिए, ये तशवीशनाक है, हम समझते हैं, और हमें चूंकि एक माइंडसेट का भी पता है भारत की साइड पे, तो हमारी तो अपनी एक इवेल्युएशन मौजूद है जिसकी बुनियाद पे हम बात करते हैं। लेकिन अरबों का कुछ मसला बिल्कुल मुख्तलिफ है। जहां तक उनकी इस्लामी सोच का ताल्लुक है, वो किसी वक्त पे थी, अब वो मुकम्मल तौर पे इन्हतात पजीर है। इसमें आज जो हालात हैं, जैसे अभी क्रूड ऑयल की मार्केट में जैसे बुरी हालत है, उनके माली मुफादात इसकी वजह से कुछ बिल्कुल और ही उभर के सामने आ गए हैं। तो ये गल्फ स्टेट्स खास तौर पे और सऊदी अरेबिया वगैरह, इनसे तो कतन ये तवक्को नहीं करनी चाहिए कि ये इसमें कोई ऐसा स्टांस लेंगे जिससे कि इंडिया को अपने मामलात या अपनी सोच के ऊपर या उनके लोगों को सोच के ऊपर दोबारा कोई नजरसानी करनी पड़े। उसकी बुनियादी वजह, हालांकि आप देखिए कि इनके पास एक लेवरेज मौजूद है अरबों के पास, कि इनके सैकड़ों लोग वहां पे, हजारों लोग वहां पे काम करते हैं, उनका रोजगार है, और अगर वो उनको निकालें तो बहुत बड़ा तूफान इंडिया के लिए बन सकता है। लेकिन असल किस्सा ये है कि ये उन लोगों के साथ इतना रच बस गए हैं, वो इनकी जिंदगी में इतना कुछ समा गए हैं, उनके साथ इतना कुछ कॉमन बन चुका है कि ये जबान भी वही बहुत सारी बोलनी शुरू हो चुके हुए हैं, उसके साथ साथ बहुत सारी रसूमात भी इनकी उन्होंने समेट ली हैं, इसके साथ साथ इनके मंदिर शंदर भी वहां बनाने शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से जो लीडरशिप है उसकी लेवल पे यूं नजर आता है कि सोच टोटली मुख्तलिफ है। वो इसको सप्रेस करने के चक्कर में है। वो भारत को इस वक्त दोबारा खुशामद करके मोदी साहब को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब हमारी तरफ से कुछ नहीं बदलेगा, आप बेफिक्र रहें, लेकिन ये है कि कुछ थोड़ा बहुत शोर शराबा कम होना चाहिए। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ कि इस्लामी दुनिया में वही प्लेयर जो पहले खुल के सामने आए थे कश्मीरियों की मदद के लिए या कश्मीरियों की हमायत में, जिसमें मलेशिया था, जिसमें टर्की था, शायद वो कुछ दोबारा बात करे इस टॉपिक पे, लेकिन अरबों से कतन तवक्को नहीं करनी चाहिए कि वो इस इशू के ऊपर भारत को नाराज करेंगे। यानी कि ये अब ये एक नया फिनोमेना है कोविड-19, लेकिन आपकी नज़र में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जितने मर्जी खतूत लिख दिए जाए, जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग तंबी आ जाए OIC की तरफ से, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? यानी कोई भारत रविश नहीं बदलेगा अपनी? नहीं, कतन नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, देखिए सबसे पहला रिएक्शन जो आया था इस सिलसिले में, वो यूएई की एक शहजादी हिंद कसीमी थी जिनकी तरफ से आया रिएक्शन, और इनिशियल रिएक्शन जो ट्विटर पे आया वो बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का नजर आता था। लेकिन उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली उनको हदायत हुई कि आप टोन डाउन हो जाएं, लिहाजा जब उनको एक इंडियन टेलीविजन चैनल पे लिया गया तो उन्होंने कहा जी कि हम तो इंडियंस तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हमें तो बड़ी हैरानी हुई कि किसी ने ये क्यों लिखा, जबकि हमें तो आपका पता है कि आप तो गांधी के मानने वाले और इतने आप अच्छे इंसान, आपकी तो इतनी डाइवर्सिटी है सोसाइटी में, और आपका तो कभी हमने सुना ही कोई नहीं बुरी बात। यानी उसने वो वहां पे कहानी सुनाई। उसके बाद अब उसने उस पर मजमून लिखा। अगर आप उसका मजमून पढ़ें जो छपा है, जो उसने इस बारे में लिखा है, तो 2/3 जो है वो एक खुशामद और मुकम्मल तौर पे अपनी सफाई पेश करने की तरफ है कि जनाब मैं इंडिया गई, योगा करती रही, मैं इतना अरसा वहां पे रही, और जो मैंने देखा वो तो मैं बिल्कुल आई वाज सोल्ड टू एवरीथिंग। जो इंडिया में हमने देखा वो दुनिया में कहीं है ही नहीं, इतने अच्छे लोग, प्यार वाले, मोहब्बत वाले। और फिर आखिर में चंद एक लाइनें आप कह लीजिए कि एक पैराग्राफ जिसमें कहा कि ये अच्छी बात नहीं है, गांधी ने तो ये कहा था, वो कहा था, आप भी इसमें मुसलमानों को इस तरह सिंगल आउट ना करें। तो ये वो माइंडसेट है, यानी जिन लोगों ने पहले तनकीद की या गम गुस्से का इजहार किया, उनका रवैया आज माजरत खान है। सही है। अब गालिबन उनकी लीडरशिप ने दबाया है कि जनाब आप ये ना करें इस तरह, मुसलमान गया जहन्नम में, हमें अपने ताल्लुकात की जरूरत है, हमारे माली मफादात हैं, वो क्यों खराब कर रहे हैं आप भारत के साथ। ये बात बड़ी शॉकिंग है जन साहब। फिर अगर इस सब जहन में रखा जाए तो भारत के अंदर मुसलमानों का मुस्तकबिल क्या है? अभी भी मतलब एक साइजेबल, एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी एक है मुसलमानों की वहाँ पर, और फिर क्या मुस्तकबिल है ऐसे हालात के अंदर जब उनकी आइडेंटिटी ही या उनकी जो शनाख्त है वही इतनी क्वेश्चनेबल बना दी गई है। पहले को कानून ऐसा ले आया गया है, उनमें से मुसलमानों को सिंगल आउट कर दिया गया, फिर अब इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। क्या मुस्तकबिल है मुसलमानों का भारत के अंदर? देखिए, जहां तक भारत की सोच का ताल्लुक है या RSS
और मेरा अपना यकीन है कि आइंदा भी मोदी की गवर्नमेंट होगी, क्योंकि उसने जो हिंदू कम्युनिटी में नफरतों के बीज बो दिए हैं वही उसको एक फसल दे रहे हैं जिसकी वजह से उसका पॉलिटिकल कैरियर आगे बढ़ रहा है, वरना तो उसके दिखाने का कुछ नहीं है इकोनॉमिक साइड पे या लोगों को जॉब देने में, वो तो कुछ है ही नहीं। अब इसमें वो इस चीज को बढ़ाएगा तो उसका पॉलिटिकल कैरियर जो है वो मौजूद रहेगा। दूसरी तरफ ये है कि ये सोच बहुत अरसे से थी, सदियों से शायद चली आ रही हो, लेकिन अब खुल के सामने आ गई। अब ये मुसलमान को वहां पे सोचना है कि क्या उन्होंने जो इस सोच को जो कि बढ़ती जा रही है वहां पे और बढ़ती जाएगी, आइंदा नस्लों को इसी तरह जलीलो खार छोड़ना है वहां पे। अगर ये सोच उनकी मौजूद है कि गुलामाना और वही सोच रही जो कि आज उनके बाद उलमाए दीन और बाज लीडर्स की नजर आती है, तो फिर तो ये गर्क हो गए, डूब गए मुसलमान वहां के। हो सकता है कुछ अरसे बाद मजहब बदलना शुरू कर दें, वो घर वापसी का जो उनका प्लान है उसमें हो सकता है कि फिर लोग अपनी जान बचाने के लिए उधर जाना शुरू हो जाएं। लेकिन अगर कोई किसी को सोच आ गई कि ये आइंदा नस्लों का सौदा नहीं होगा, तो हल वही है जो हमने आज से 72 साल पहले किया था, हल वही है, उसके अलावा कोई नहीं। They have to have a separate homeland। ठीक, अच्छा, वरना इस किस्म के माहौल में मुसलमान रह ही नहीं सकता वहां। अच्छा जन साहब, टुवर्ड्स द एंड मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान का क्या हो सकता है, पाकिस्तान इसमें क्या कर सकता है भारत के अंदर मुसलमानों के लिए? आवाज तो पाकिस्तान उठा ही रहा है। इस तरह नहीं, जब तक वो लोग खुद अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक वो उठ खड़े नहीं होंगे, पाकिस्तान को उनके लिए बोलने का हक नहीं। पाकिस्तान क्यों हमायत करे ऐसे लोगों की जो खुद अपने लिए कुछ नहीं करना चाहते? अगर मैं उठ के हमायत करूं, आपको याद होगा कि जनरल मुशर्रफ ने वहां पे मुसलमानों की हमायत में बात की थी, तो वहां पे देवबंद के वो आलिम दीन जो वहां के उनके मोहतमम हैं, उन्होंने उठ के कहा कि जनाब हमें पता है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें पता है कि मुसलमानों ने यहाँ कैसे रहना है, आप बाहर से आके हमें क्या लेसन दे रहे हैं? तो जनरल मुशर्रफ इतना समूह लेके बैठ गए। असल चीज ये है कि जिन लोगों का मसला है, अगर वो खुश है इसमें, तो मुझे और आपको क्या तकलीफ है? ठीक, उठना उनको चाहिए, वो उठे, आवाज बुलंद करें, फिर मैं भी और आप भी, हम सब आवाज साथ मिलाएं। ठीक, लेकिन ये कि जिसका मसला है वो खामोश बैठा रहे और वो जूते खाने पे तैयार रहे, तो मैं अपने घर में क्यों कूदता रहूं? मेरा वजह मुझे आके कल को उनके लीडर कह सकते हैं, उन्हीं के लीडर कह सकते हैं कि जनाब आप आराम से बैठे, हम अपनी जगह पे ठीक है। मैं क्या जवाब दूंगा उनको? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया जन साहब आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये एक पर्टिनेंट बात है कि भारत के अंदर मुसलमानों को ख़ुद भी ये सोचना पड़ेगा कि जो इस वक्त हालात भारत के अंदर मुसलमानों के लिए हैं, क्या ऐसे ही रहेंगे और क्या इसके हवाले से वो ख़ुद कुछ नहीं करेंगे। आज का प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।